हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारत की जो हमारी बुक चल रही थी रामशरण शर्मा की, उसका चैप्टर नंबर 19 है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 18 देख चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे मौर्य शासन का महत्व। ठीक फ्रेंड, इससे पहले भी जो 18वां चैप्टर था उसमें भी हमने मौर्य शासन को पढ़ा था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो पर। अगर इससे कि पहले किसी ने वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको देख ले, क्योंकि आधा पार्ट उसमें कराया हुआ है और आधा चैप्टर इसमें है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इससे पहले आप चैप्टर नंबर 18 देख लीजिए। तो चलते हैं, पहले देखेंगे राजकीय नियंत्रण कि राजकीय नियंत्रण कैसा था उस टाइम। तो चलिए देखते हैं राजकीय नियंत्रण हिंदू विधि ग्रंथों के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पेंसिल से लिखा है। हिंदू विधि ग्रंथों के अनुसार राजा को धर्मशास्त्रों के बताए गए नियमों और देश के प्रचलित आचारों के अनुसार शासन करना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि हिंदू धर्म में जो विधि ग्रंथ है ना, उसके अनुसार राजा को धर्मशास्त्रों के बताए गए नियमों के आधार पर अपना शासन चलाना चाहिए। आगे देखते हैं। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब श्रम वर्णाश्रम धर्म। ठीक फ्रेंड्स, अब इस वर्णाश्रम धर्म का मतलब देख लो कि वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये वर्ण वगैरह हैं, जो 3 वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे, तब राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचारक कहा है। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को धम्मलिपि कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेखों को धम्मलिपि कहा जाता है और वह एक प्रकार का धर्मशास्त्र था। आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य। ठीक फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य तलवार के, ये के लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तलवार के जोर मगध साम्राज्य तलवार के जोर पर सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण लाद सका। ठीक फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो मगध साम्राज्य था ना, वो अपने तलवार के जोर पर ही अपना मतलब पूरा नियंत्रण कर सका, या दूसरों को हरा सका, या उन पर पूरा अपना नियंत्रण लाद सका। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में हमें इतने सारे अधिकारी नहीं पाते हैं जितने मौर्य काल में। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकारी वगैरह इन्हीं के काल में होंगे, मौर्य काल में। ठीक फ्रेंड्स, यही लिखा है। प्राचीन काल में हम किसी अन्य काल में इतने सारे अधिकारी नहीं पाते हैं जितने मौर्य काल में इनमें सबसे ज़्यादा अधिकारी वगैरह होंगे। वो आगे देखते हैं। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है। कौन थे हम? जो प्रशासन तंत्र थे ना, उनके साथ साथ गुप्तचरों का भी बहुत बड़ा जाल था, मतलब गुप्तचर अधिकारी वगैरह भी होंगे। यहाँ देखते हैं। इस काल में। ठीक फ्रेंड, ये लिखा है मैंने पेंसिल से। इस काल में अधिकतर अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज जिन्हें उदारतापूर्ण पर परिश्रमिक मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में हमें यही बताया गया, जो अधिकतर अधिकारी थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। उच्चतम कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज उनमें शामिल थे, जिन्हें उदारतापूर्ण परिश्रमिक यानी कि उनका वेतन वगैरह मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, वेतन की बात हो रही है। आगे देखेंगे उनका आर्थिक नियंत्रण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं उनका आर्थिक नियंत्रण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। ठीक फ्रेंड्स, ये के लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर, ये ऊपर पर लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि पहले हम पीछे पढ़ा है कि इस राज्य में हमें सबसे ज़्यादा अधिकारी वगैरह मिले हैं, तो वही बात बताई जा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट मापन तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियंत्रण करते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये इनके कार्य हो गए। अब देखते हैं आगे। मैगस्थनीज हमें बताता है कि मिस्र की भांति मौर्य साम्राज्य के अधिकारी जमीन को नापता और उन नहरों का परीक्षण करता था जिनमें पानी
होकर छोटी नहरों में जाता था। ठीक फ्रेंड्स, मेगास्थनीज बताता है जैसे मिस्र में ये मिस्र के राजा वगैरह या वहाँ के जो अधिकारी वगैरह होंगे वो ज़मीन को नापते वगैरह होंगे, तो उसी तरह बताया कि मौर्य काल के अधिकारी भी ज़मीन की माप जोख करते होंगे और उन नहरों का निरीक्षण या सर्वेक्षण करते होंगे जिनसे पानी छोटी नहरों में जाता हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था थी। ठीक फ्रेंड्स, जो गुलाम वगैरह होंगे उनसे कृषि करवाई जाती होगी। किसमें? मौर्य काल की बात बताई जा रही है। भारत में गृहदास वैदिक काल में ही पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत में घरों के गुलाम की बात हो रही है, गृहदास वैदिक काल में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे। ठीक फ्रेंड्स, यूनान और रोम की बात बताई जा रही है कि जो काम वहाँ दास करते थे ना, गुलाम वगैरह होंगे उस टाइम, वही काम भारत के अंदर जो सबसे नीचे कास्ट थी ना, शूद्रों से लिया जाता था। शूद्रों के ऊपर 3 वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, शूद्रों को ऊपर के जो 3 वर्ण थे ना, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय वगैरह थे, इनको प्राइवेट संपत्ति समझा जाता था। जैसा वो कहेंगे वैसा ये करते होंगे। वही बात बताई गई, साझा संपत्ति समझा जाता था। उन्हें दासों, शिल्पियों और कृषकों के रूप में ऊपर के 3 वर्णों का काम के लिए बाध्य किया जाता था। जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो ऊपर के 3 वर्ण थे ना, उनके तो ये गुलामी थे, मतलब जो वो कहते होंगे वही करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो स्तंभ, पत्थरों से स्तंभ वगैरह बनते होंगे वही बात बताई जा रही, वाराणसी के चुनाव में तैयार किए जाते थे। आगे देखते हैं नीचे। कौटिल्य ने किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों से वसूले जाने वाले अनेक करों का वर्णन किया है। ठीक फ्रेंड्स, कौटिल्य बताता है कि किसानों से, शिल्पियों से, व्यापारों से अनेक प्रकार के कर लिए जाते होंगे। मौर्यों ने वसूली करने और ठीक से जमा रखने के पर अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही कि मौर्य जो है उन्होंने वसूली करने और जमा रखने का अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, अधिक महत्व का निर्धारण नहीं दिया। अब आगे देखते हैं। समाहर्ता, वह कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, सन्निदाता, राजकीय कोषागार और भंडारा का संरक्षक होता था। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समाहर्ता क्या होता था। ये कर निर्धारण करने का अधिकारी होता था। ठीक फ्रेंड्स, समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, सन्निदाता, राजकीय कोषागार और भंडारण का संरक्षक था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये नोट लिखा हुआ है। राज्य को सन्निदाता की अपेक्षा समाहर्ता से चलने वाले हो समाहर्ता के चलते जो नुकसान होता था उसे गंभीर माना जाता था। ठीक फ्रेंड्स, बात बताई जा रही है कि जो समाहर्ता के अकॉर्डिंग, जो ये सन्निदाता के अकॉर्डिंग जो ये समाहर्ता था ना, अगर इसके चलते जो कोई भी नुकसान होता था तो उसे गंभीर रूप से लिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, ये नोट है। आगे देखते हैं। ललित कलाएँ और वास्तुकलाएँ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। पत्थरों की इमारत बनाने। ठीक फ्रेंड्स, पत्थरों की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर। ठीक फ्रेंड्स, पत्थरों की इमारत बनाने का भारी पैमाने पर, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, मौर्यों। ठीक फ्रेंड्स, इमारत बनाने का भारी पैमाने पर मौर्यों ने, ठीक फ्रेंड्स, ये उन्होंने लिखा हुआ है, इसका लास्ट में लेना है, ने मौर्यों ने आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और बता देता हूँ। पत्थर की इमारतें बनाने का काम भारी पैमाने पर, ये ऊपर मौर्यों लिखा हुआ है, भारी पैमाने पर मौर्यों ने, ये ने यहाँ लिखा हुआ है, ने ही आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि पत्थर से जो इमारत वगैरह बनती थी ना, उसका काम भारी पैमाने पर मौर्यों ने आरंभ किया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ। पत्थर की इमारत बनाने का भारी पैमाने पर मौर्यों ने ही आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं मेगास्थनीज क्या कहता है। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। ठीक फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र की राजधानी वगैरह थी ना, वहाँ पर एक राजप्रसाद नाम का कोई भव्य इमारत वगैरह होगी, तो उसकी कंपेयर ये कर रहा है ईरान की राजधानी का जो राजप्रसाद है उससे। ठीक फ्रेंड्स, पत्थर के स्तंभों के टुकड़े और उनके ठूंठ अधिकतर पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आप सुनते जाइए, सिंपल भाषा में है एकदम। जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन का अस्तित्व का संकेत देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो ये पटना में मिला है ना, जो स्तंभों के टुकड़े और उनके ठूंठ जो बिहार के कुम्हरार में पाए गए हैं, ये 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नीचे देखते हैं यहाँ से।
मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक चट्टानें काटकर गुफाएं बनवाई। गुफाएं बनवाने की परंपरा शुरू की। ठीक है ना, जो मौर्य शिल्पी वगैरह थे ना, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक चट्टानें काटकर गुफाएं बनवाने की परंपरा शुरू की। सबसे पुराना, आगे देखते हैं, इसका सबसे पुराना उदाहरण बरार की गुफाएं हैं जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने बुद्ध भिक्षुओं के लिए निवास के लिए चट्टानें काटकर गुफाएं बनवाई थी और इसका उदाहरण तो बरार की गुफाएं हैं जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तरी काले पोलिसदार मृत भांडों की मध्य अवस्था प्राय 300 ईसा पूर्व के मध्य गंगा के मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला आरंभ का केंद्र बन गए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताई जा रही जो काले पोलिसदार मृत भांड बर्तन वगैरह थे ना, वो 300 ईसा पूर्व मध्य गंगा के मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला का केंद्र बन गए थे। आगे देखते हैं। युग में मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनती थी। ठीक है ना, मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा बनती होंगी, वही बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। प्राय स्त्री मूर्तियों में मातृ देवी और पशुओं में हाथी हुआ करते थे। ठीक है ना, जो मूर्तियां वगैरह बनती होंगी स्त्री की, तो उसमें देवियों की मूर्तियां बनती होंगी और पशुओं की मूर्ति में सबसे ज़्यादा हाथी बनाया जाता होगा। लेकिन ये मिट्टी की मूर्तियां हाथ से बनाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मूर्ति वगैरह बनती थी मिट्टी की, ये पूरी तरह हाथ से होती थी, हैंडमेड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। ठीक फ्रेंड्स, भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति, तो यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, नीचे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी तेजी से विकसित हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, गंगा के मैदानों में जो भौतिक संस्कृति थी ना, मौर्य काल में बहुत तेजी से एकदम विकसित हुई होगी। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ियाँ, हंसिए और फलकों का भी प्रचलन हुआ। ठीक फ्रेंड, ये कुल्हाड़ियाँ वगैरह जो मूठ वाली होती है ना, जैसे आज के टाइम होती हैं, वो पकड़ने वाली, पकड़ के लकड़ी वगैरह काटते हैं। हंसिए वगैरह देखे होंगे आपने, गाँव में यूज होते हैं। और फलकों का प्रचलन था। ठीक फ्रेंड्स, आरा वाला पहिया भी फैला इस काल में, आरा वाला पहिया भी वगैरह मिला होगा, विकसित हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में बनी पक्की ईंटों की संरचनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ। अब मान लो यही लाइन जो मैंने ऊपर पढ़ी है, इसमें ये लिखा है कि मौर्य काल में पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक पकाई हुई ईंटें का प्रयोग हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य काल में बनी पक्की ईंटों की संरचना बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई। सिंपल हिंदी में लिखा है, इसमें तो क्या समझाने लायक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। खुदाई से मालूम होता है कि लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग बाढ़ और भारी आक्रमणों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण रक्षा बांध बनाने के लिए किया जाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ समझिए, जो लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे जो लकड़ी होती है ना, उसके जो लंबे लंबे लकड़ी को काट के सुखाया जाता है, उनको लट्ठा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और उन लट्ठों का प्रयोग जो बाढ़ वगैरह आ जाती होगी या भारी आक्रमणों के बचाव के लिए उनका उपयोग किया जाता होगा, रक्षा के लिए और बांध बनाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, भारी आक्रमणों से उनका प्रयोग किया जाता होगा रक्षा के लिए, और जब बाढ़ वगैरह आती होगी तो उन्हीं लट्ठों से वो बांध बना देते होंगे ताकि पानी वगैरह इधर से उधर ना जाए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी काल में छल्लेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, छल्लेदार कुएं आपने देखे होंगे, जैसे पहले की फिल्मों में दिखाए जाते थे, उन्हीं कुएं की बात हो रही है। तो उनमें बाल्टी डाल के पानी वगैरह खींचते थे, और उनकी बात हो रही है जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए, साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये कुएं वगैरह जो साम्राज्य था ना, जो मौर्य साम्राज्य के बाहरी इलाकों में भी फैल गए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, चलते हैं। यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के मैदानों की, ठीक फ्रेंड्स, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति के तत्व। ठीक फ्रेंड्स, जो पीछे पड़ के आए ना, जो सबसे ज़्यादा संस्कृति विकसित हुई थी मौर्य काल में, और कहाँ हुई थी, गंगा के मध्य मैदानों में। तो उसी की बात हो रही है, गंगा के मध्य मैदानों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के मध्य मैदानों की भौतिक संस्कृति के तत्व उत्तरी बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पहुंच गए या फैल गए। ठीक फ्रेंड्स, जो संस्कृति विकसित हुई गंगा के मध्य मैदान में, वो धीरे धीरे उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक जा पहुंची थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ है
बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जहाँ जिला बोगरा और मोर ब्राही लिपि में महास्थान का अभिलेख पाया गया है, ठीक फ्रेंड्स। बांग्लादेश में भी मौर्य काल का जो जिला है ना, क्या कहते हैं, बांग्लादेश का जो जिला है बोगरा, वहाँ मौर्य काल ब्राही लिपि का एक महास्थान अभिलेख पाया गया है। वहीं दिनाजपुर जिले में बनगढ़, ठीक फ्रेंड्स, वहीं दिनाजपुर के जिले बनगढ़ में उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड मिले हैं। ऐसे मृतभांडों के टुकड़े पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में भी मिले हैं, ठीक फ्रेंड्स। समझ आ रहा होगा, हिंदी में ही लिखा है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं उड़ीसा के किशनगढ़, यहाँ से देखते हैं नीचे से, यहाँ से लाइन खत्म होगी तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से उड़ीसा के शिशुपालगढ़, उड़ीसा के शिशुपालगढ़, धौली और जोगढ़ के पास जहाँ भारत के पूर्वी समुद्र तट से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग पर अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है, इस लाइन का जो उड़ीसा का ये जिला है ना, शिशुपालगढ़, धौली और जोगढ़ के पास जहाँ भारत के समुद्री तट से गुजरने वाले प्राचीन मार्ग पर भी अशोक के अभिलेख मिले होंगे। कहाँ? उड़ीसा में। और उड़ीसा का कौन सा जिला था? शिशुपालगढ़ और जोगढ़, वहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं मौर्य संपर्कों के जरिए ही इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई। अब दिखाई दे रहा होगा, फैल गई, ठीक फ्रेंड्स, फैल गई होगी, ठीक फ्रेंड्स। मौर्य संपर्कों के जरिए इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई। आगे देखते हैं 200 ईसा पूर्व के आसपास की या इससे पहले की इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदानों में पाई गई हैं, ठीक फ्रेंड्स। 200 ईसा पूर्व के आसपास या इससे पहले की इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदानों में पाई गई हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये चैप्टर चाहता तो मैं कल भी करा देता, छोटा सा ही चैप्टर है 10 पेजों का, लेकिन 10 पेज बहुत होते हैं, लेकिन लिखा सिंपल भाषा में हुआ है, एकदम समझने लायक, ठीक फ्रेंड्स, समझाने लायक कुछ भी है नहीं, इसीलिए जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। 180 पेज नंबर से स्टार्ट किया था और 187 पे पहुंच गए, यानी कि 2-3 पेज और हैं और टाइम हो गया 17 मिनट वीडियो, ठीक फ्रेंड्स। लगभग 20-25 मिनट में मैं 25 मिनट में निपटा दूंगा इस चैप्टर को, ठीक फ्रेंड्स। 19 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इस बुक में हमारे 33 चैप्टर हैं, लगभग हमें को 32 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक फ्रेंड्स। और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 से, क्योंकि 6 चैप्टर मैंने शुरू के छुड़वा दिए थे, उसमें बस एक झलक दिखाई गई थी कैसे कैसे, मतलब एक फिल्म सी तैयार हो रही थी प्राचीन भारत की, तो हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आपको सीधा 7वां चैप्टर से पढ़ाया है, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी ने 7वें चैप्टर से वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले। अगर आप लोग कहोगे ना कि शुरू के 6 चैप्टर करा दो तो मैं उसको कराने के लिए भी तैयार हूँ, बट वो टाइम वेस्ट ही होगा। बट अगर फिर भी आप लोग कहोगे तो आई विल मैनेज एंड आई विल प्रोवाइड द वीडियो, ठीक फ्रेंड्स। तो चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को बल्कि चेरों, चोलों और पांड्यों को भी मौर्यों से मिली है, ठीक फ्रेंड्स। यही बात बताई जा रही है, जो प्राचीन भारत में है ना, जो राज्य स्थापित करने की कला वगैरह थी ना, ये चेदियों और सातवाहनों को बल्कि चेरों और पांड्यों, चोलों को भी मौर्य काल से ही मिली है, ठीक फ्रेंड्स। इनसे ही इन्होंने ज्ञान वगैरह लिया होगा, ज्ञान का इनकी कॉपी वगैरह की होगी और यहाँ से राज्य स्थापित करते गए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ठीक फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेल, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा पर लगे क्षेत्रों में बसते थे, ठीक फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेख बताते हैं कि जो ये राजपाट थे ना, इनका चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी और श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की लगे सीमा क्षेत्रों पर के किनारों पर बसते होंगे, ठीक फ्रेंड्स। ऐसा अशोक के अभिलेख बताते हैं। आगे देखते हैं अब कौटिल्य क्या कहता है। कौटिल्य के परामर्श के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स, या कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि कृषकों की अर्थात वैश्यों की सहायता से घनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्रों, श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जाती थी, ठीक फ्रेंड्स। कौटिल्य कहता है कि जो कृषकों और अर्थात वैश्यों की सहायता से तथा घनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्र थे ना, शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जाती थी, बसाई जाने लगी या बसाई जानी चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो वही बात बताई जा रही है।
आगे देखते हैं नीचे। अशोक ने संस्कृति प्रसार को सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति चलाई। ठीक है, अशोक ने संस्कृति प्रसार की सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति चलाई। उसने कहा कि धर्म का प्रचार करने से मानव देवताओं से मिल जाएंगे। ठीक है, उसने कहा था कि धर्म का प्रचार होने पर मानव देवताओं से मिल जाएंगे। किसने कहा था? अशोक ने। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अशोक का काल 332 ईसा पूर्व तक ही चलता है। ठीक है, 332 ईसा पूर्व अशोक के राज्य काल के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हो गया। मगध साम्राज्य का ह्रास और पतन के कई कारण प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ठीक है, अशोक की प्रतिक्रिया क्या थी और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या थी अशोक के टाइम, और ब्राह्मणों को क्या कुछ लाभ वगैरह हुए होंगे, क्या कुछ लॉस वगैरह, क्या कुछ प्रॉफिट हुआ होगा अशोक के टाइम, देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है पेंसिल से मार्क किया, अशोक की नीति में सहिष्णुता ही थी। अशोक की नीति में सहिष्णुता थी और उसने लोगों को ब्राह्मण का आदर करने के लिए कहा, परंतु स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। ठीक है, एक तरफ तो वो लोगों को कहता था कि ब्राह्मणों का आदर वगैरह करो, और एक तरफ वो जो स्त्रियों की जो भी धर्मकांडीय अनुष्ठानों की जो सभाएं वगैरह होती थी उसकी खिल्ली उड़ाता था वो। ठीक है, इससे ब्राह्मणों की आय घटी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ वगैरह हो गई वहाँ अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो वहाँ पंडित जी वगैरह जो आते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो उनकी थोड़ी मतलब इंसल्ट वगैरह होती होगी, इंसल्ट सा फील करते होंगे, तो वही बात बताई जा रही है। और धीरे धीरे लोग भी मतलब पूजा पाठों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और फिर जब पूजा पाठ ही नहीं होंगे तो फिर पंडित जी को दान वगैरह कहाँ से मिलेगा? अगर दान पात्र नहीं पंडित जी का भरेगा तो फिर वो खाएंगे क्या? बीवी बच्चे कैसे पालेंगे? तो वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से था ना, ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म के और अशोक के यज्ञ विरोधियों के रुख से ब्राह्मणों को भारी हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाले दान दक्षिणा पर ही वे जीते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि इधर तो ये अशोक ब्राह्मणों को आदर करने के लिए कहता था, लेकिन वो जो स्त्रियों के प्रचलित धर्मकांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई जाती थी उस टाइम। ठीक फ्रेंड, इससे ब्राह्मणों की आय वगैरह घटती होगी, और फिर ये अशोक यज्ञ विरोधी और ब्राह्मणों को भारी हानि होने लगी। जब यज्ञ वगैरह नहीं होंगे तो फिर चढ़ावा कहाँ से आएगा? दान पात्र कहाँ से भरेगा? दान पात्र नहीं भरेगा तो फिर पंडित जी कैसे प्रसन्न होंगे? और पंडित जी प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर उनको दक्षिणा नहीं मिलेगी। दक्षिणा नहीं मिलेगी तो फिर वो जिएंगे कैसे? बीवी बच्चे कैसे पालेंगे? तो वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समझ गए होगे आप, ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक यहाँ। मध्य प्रदेश और इससे पूर्व साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और कर्ण ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और इससे पूर्व जो साम्राज्य थे ना, जो शासन कर रहे थे, ये शुंग वंश और कर्ण वंश, ये ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार पश्चिम दक्कन और आंध्र माने आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन जो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। ठीक फ्रेंड, मेन बात ये है कि जो ये शुंग वंश और ये कर्णम वंश जो मध्य प्रदेश में शासन चला रहे थे, और आंध्र प्रदेश में जो ये शासन अपना राज्य स्थापित किया ना सातवाहनों ने, ये तीनों ही ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, इस पैरे का मतलब ये है। आगे देखते हैं बीती संकट क्यों आ गया मौर्य काल में। उसका एक मेन कारण ये था, देखिए बीती संकट देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया गया कि राजकोष ही खाली हो गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने इतना दान दे दिया था बौद्धों को, तो मतलब इनका जो तिजोरी वगैरह होगी ना वही खाली होगी। और जब वो खाली होगी तो फिर देखते हैं ये कैसे खर्चा चलाते थे अपना। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों ने सोने की देव प्रतिमाएं पिघलानी पड़ी या गलानी पड़ी। ठीक फ्रेंड, मतलब इनके काल में जो भी सोने की देव प्रतिमाएं वगैरह होंगी, जो सोने की वस्तुएं होंगी, मूर्तियां वगैरह, ठीक फ्रेंड, उनको गलवा के, उनको सिंपल वे में करवा के तब वो बेच बाच के अपना खर्च चलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, उनको गलवानी पड़ी अपना खर्च चलाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, यही बात यहाँ बताई गई है। अब आगे देखेंगे दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों को दुष्टामात्यों अर्थात दुष्ट अधिकारियों के कुशासन की कड़ी शिकायतें थी। ठीक फ्रेंड, जो बिंदुसार का काल था इसमें तक्षशिला के नागरिकों को, जो उच्च अधिकारी वगैरह होंगे, वो
उनसे कड़ी शिकायतें होंगी क्योंकि वो उनसे दुष्ट व्यवहार मतलब सताते होंगे, डराते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही दुष्ट व्यवहार करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अशोक क्या कहता है इसके बारे में। अशोक ने कलिंग के अभिलेखों अशोक के कलिंग के अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों का बड़ा चिंतित था। ठीक फ्रेंड्स, अशोक जो कलिंग अभिलेख है वो बताता है कि जो प्रांतों में ये अत्याचार वगैरह कर रहे थे ना अधिकारी, इनसे बड़ा वो चिंतित था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उसने महातों को आदेश दिया कि सुसमुचित कारण के बिना। ठीक फ्रेंड्स, जो अशोक वगैरह था उसने अपने महाताओं या अधिकारियों को आदेश दिया होगा कि जब तक पूरा कारण आप जान ना लो ना प्रॉब्लम का, मान लो कोई बंदा है अगर उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया, जब तक आप उसकी तह तक ना पहुंच जाओ एकदम डीप में, तब तक आप उसको सताएंगे नहीं, ना धमकाएंगे, ना कोई सजा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। ये देखिए, उसने अपने महाध्यक्ष को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना बे नागरिकों को सताएं नहीं। ठीक फ्रेंड्स, जब तक आप पूरी प्रॉब्लम के तह तक ना पहुंच जाएं, जांच पड़ताल ना कर लें, तब तक आप किसी को ना सजा दें, ना सताएं उनको, ना डराएं धमकाएं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच। ठीक फ्रेंड्स, दूरवर्ती क्षेत्रों में देखें ज्ञान कैसे पहुंचा था। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जो ही ठीक फ्रेंड्स मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जो ही भौतिक संस्कृति के ये तद मध्य भारत, दक्कन और कलिंग में पहुंचे, त्यों ही गंगा के मैदानों का जो साम्राज्य का हृदय स्थल कहा जाता था वर्चस्व घटने लगा। ठीक फ्रेंड्स, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि जो संस्कृति वगैरह थी वो तेजी से मौर्य काल में पहुंची थी, कहाँ विकसित हुई, मध्य गंगा के मैदानों में, लेकिन धीरे धीरे अभी ऊपर पड़ा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में भी पहुंच रही थी। जैसे जैसे ये धीरे धीरे उधर दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रही थी ना, त्यों तो ये गंगा के मैदानों की संस्कृति का मतलब वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही थी। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। ये देखो, मध्यकाल साम्राज्य मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जो ही भौतिक संस्कृति की ये तब मध्य भारत, दक्कन और कलिंग पहुंचे, त्यों ही मध्य गंगा के मैदानों में जो साम्राज्य का हृदय स्थल था इसकी वैल्यू कम होने लगी, मतलब वर्चस्व घटने लगा। ज्यों ज्यों मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रदेशों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ता गया, त्यों त्यों साम्राज्य का ह्रास पतन होता गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पहले संस्कृति विकसित हो रही थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने मध्य गंगा के जो बाहरी इलाके थे ना, जो दक्षिण वगैरह के, वहाँ से लोहे के औजारों का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया होगा, और तैसे तैसे ही इनका मतलब मगध साम्राज्य का पूरा पतन होता गया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। देखो, यहाँ से लिखा है वर्चस्व घटने लगा ज्यों ज्यों मध्य गंगा के क्षेत्रों से बाहर वाले प्रदेशों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे मगध साम्राज्य का ह्रास होता गया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। सिंपल वे में समझाता हूँ मैं एकदम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत की अपेक्षा और चीन की महादीवार। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं अशोक देश और विदेश के मुख्य धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा। ठीक फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी ना कि अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था उसमें मारकाट वगैरह, खून खराबा देके ये तो पिघल ही गया था पूरा। किसने कहा था कि अब मैं ना युद्ध करूंगा ना करने दूंगा, तो ये मतलब पूरा धार्मिक हो गया, धर्म प्रचार में व्यस्त था। वही बात बताई जा रही है कि अशोक देश विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए ये पेंसिल से लिखा है मैंने, इसलिए वह, ठीक फ्रेंड्स, वह यहाँ है, इसलिए वह पश्चिमोत्तर सीमावर्ती की दर्रों की रक्षा। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए वह पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रों की रक्षा की, अब यहाँ से देखेंगे रक्षा की ओर ध्यान नहीं दे सका। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ पेंसिल से ख़त्म होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा सही क्लियर। इसलिए वह पश्चिमोत्तर सीमा दर्रों की रक्षा की, यहाँ से है की ओर ध्यान नहीं दे सका, ये पेंसिल से लिखा है, यहाँ लाइन ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगी, ईसा पूर्व तीसरी सदी में। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा मैंने, ईसा पूर्व तीसरी सदी में। ठीक फ्रेंड्स, ईसा पूर्व तीसरी सदी में सीथियन ठीक फ्रेंड्स, सीथियन नियंत्रक गतिशील थे, वे खानाबदोश थे और ठीक है, वे खानाबदोश थे और मुख्यतः घोड़ों का इस्तेमाल पर निर्भर रहते थे। वे चीन और भारत की व्यवस्थित साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बन गए। ठीक फ्रेंड, अब ये यहाँ एक वर्ड आया अजीब सा, सीथियन। ठीक फ्रेंड, सीथियन को समझ लो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान है ना, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं स्टेपीज। ठीक फ्रेंड्स, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन मैंने बता दिया है।
और जो ये सीथियन बर्ड है ना, ये वहीं से उसी क्षेत्र से आया है जो मध्य एशिया और यूरोप का जो आधा भाग, ये जो स्टेपीज का इलाका वगैरह था ना, तो ये आधे तो यूरोपीय थे और आधे एशियाई थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इन दोनों की मिली जुली प्रजाति को स्थियन कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, स्थियन। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो गए ये स्थियन शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया है? जो आधे यूरोपीय थे और आधे मध्यम क्या कहते हैं एशियन थे, स्टेपेज वगैरह इलाके में ये रहते थे, तो उन्हीं को स्थियन कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, स्थियन निरंतर गतिशील थे, वे खानाबदोश थे और मुख्यतः घोड़ों का इस्तेमाल पर निर्भर रहते थे। वे भारत और चीन की व्यवस्थित साम्राज्यों के लिए खतरा बन गए थे। चीन के राजा सी वांगटी ने इन स्थियनों के हमले, ठीक है ना, इन सीथियन जनों के हमले से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए 200 ईसा पूर्व महादीवार बनवाई थी चीन की। ठीक है ना, दीवार बनवाई। आगे देखते हैं। जब सीथियन जन भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने पार्थियन, शकों और यूनानियों को भारत की ओर धकेल दिया। ठीक फ्रेंड्स, जब ये आगे वगैरह बढ़ रहे थे तो इनसे भी लड़ाई हो रही थी, तो इनके साथ साथ ये भी भारत की ओर आ गए। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, ठीक फ्रेंड्स, इनको धकेल दिया। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान बैक्टीरिया नाम से एक राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम 206 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने, यूनानियों की बात हो रही है। आगे देखते हैं। इसके बाद आक्रमणों का तांता लगा दिया। तांता मतलब झड़ी लगा दी। इसके बाद एक के बाद एक आक्रमण किए होंगे। इसके बाद आक्रमणों का तांता लगा दिया या झड़ी लगा दी, और यह सिलसिला ईसवी सन के आरंभ तक जारी रहा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। मौर्य साम्राज्य को पियूष मित्र सुंग ने, ठीक फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य को पियूष मित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व अंतर रूप से नष्ट कर दिया। मतलब पूरी तरह मौर्य साम्राज्य को तहस नहस करके रौंद डाला। ठीक फ्रेंड्स, पूरी तरह नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त का सेनापति था। किसकी बात हो रही है? पियूष मित्र के। ठीक फ्रेंड, ये एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण होते हुए वह अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त का सेनापति था। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट लाइन देख लीजिए चैप्टर की। सुंग वंश के बाद, ठीक फ्रेंड्स, सुंग वंश के बाद कर्णव वंशी आए और वे भी ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, सुंग वंश के बाद कर्णव वंशी आए और वे भी ब्राह्मण थे। ये वैसे ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया है। सुंग वंश, कर्णव वंश और उसके बाद जो सातवाहन वंश वगैरह थे ना आंध्र प्रदेश में, तो ये तीनों ही ब्राह्मण थे। वही बात बताई जा रही है। सुंग वंश के बाद कर्णव वंशी आए और वे भी ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक फ्रेंड, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं। तो ये आज 19वां चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद 20वां चैप्टर आएगा। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप यू एंजॉय कर रहे होंगे प्राचीन भारत की हिस्ट्री को। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उनको भी देख लीजिए। और वैसे भी हमारी 100 टेस्ट 100 टॉप 100 के नाम से सीरीज चल रही है, आप उसको देख लीजिए। ट्रिक की वीडियो प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप उनको देखिए। ठीक फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।